हाल ही में बीएचयू में छात्राओं ने सुरक्षा मांगी तो उन्हें लाठियां मिली। प्रशासन ने माना कि लाठीचार्ज गलत हुआ, लेकिन पुलिस ने 1200 छात्रों को आरोपी ठहरा दिया। सवाल सुरक्षा और पुलिसिया कार्रवाई पर उठा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमारे देश में हर दिन करीब 900 अपराध सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होते हैं, हर दिन 37। वैसे सवाल पुलिस को लेकर भी है। देश में पुलिस के 20% से ज़्यादा पद खाली हैं। महिला पुलिसकर्मियों की हिस्सेदारी तो और कम है। जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनमें से बड़ी संख्या में हमारे माननीयों की सुरक्षा में तैनात हैं। सवाल है कि पुलिस की प्राथमिकता में कौन है, देश की जनता या हमारे माननीय? यही वजह है कि पुलिस की साख पर बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं। पुलिस को लेकर ढेरों कमेटियां बनी हैं, ढेरों ऐलान हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ रस्म अदायगी साबित होते रहे हैं। तो सवाल यह है कि हालात सुधरेंगे कैसे, पुलिस पर भरोसा जगेगा कैसे, आधी आबादी को सुरक्षा मिलेगी कैसे? और यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी जुड़ रही हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं, और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता वंदना सिंह जी। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा अग्रवाल जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं सीपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, आप वाइस चांसलर रह चुकी हैं, प्रो वाइस चांसलर इग्नू की, मेंबर हैं यूजीसी की। परिवार समाज को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। बीएचयू में बवाल से उठे कई सवाल। क्यों नहीं हो पा रही महिलाओं की सुरक्षा? महिलाओं के खिलाफ क्यों बढ़ रहे हैं अपराध के मामले? आखिर किसके लिए है पुलिस? महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों का जिक्र करें। एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक महिला अपराध से जुड़े 3,27,394 केस दर्ज हुए। हर दिन 896 केस दर्ज किए गए। हर घंटे 37 केस दर्ज हुए। 10% अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में, महज 21% मामलों में सजा हुई। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स में महिला पुलिसकर्मियों की तादाद कितनी है? इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि पुलिस फोर्स में महिलाओं की तादाद मात्र 7.10% है। देश में महिला पुलिस स्टेशन मात्र 586 है। 5 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था तो महिला सुरक्षा से जुड़े कई कदम उठाने का ऐलान हुआ था, लेकिन तमाम दावों के बावजूद लगता नहीं कि ज्यादा कुछ बदला है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ इन तमाम खास मेहमानों से सवाल पूछने के लिए जनता भी मौजूद है, युवा पीढ़ी भी मौजूद है, उनके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल शाइना एनसी जी आपसे मेरा, और सवाल ये कि जो लड़कियां सुरक्षा की उम्मीद करती हैं पुलिस से, उनको लाठियां क्यों मिलती हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश की हर एक लड़की समझती है और सोचती है कि पुलिस रक्षक है और कभी भी भक्षक नहीं। अफसोसजनक काफ़ी मुद्दे समाज में ज़रूर एक विशाल देश में सबके सामने आते हैं, जहां हमें ये प्रश्न स्वयं एक एक प्रदेश में करने की आवश्यकता है। रही बात, आपने बीएचयू की बात की, हम मानते हैं कि जो महिला वहां संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल सही मुद्दे पे एक तरफा ये मुद्दा हुआ प्रशासन ने क्या किया। अब जब आपको पता है कि एक सिचुएशन में बाहर के लोग आते हैं कोई राजनीतिक लाभ के लिए या मुद्दा को डिफ्लेक्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री जब मौजूद है बनारस में, वहाँ एक ऐसे ट्विस्ट टर्न करने के लिए इतने सारे तादाद में लोग कहाँ से आए? तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन ने 1500 पुलिस फोर्स को वहाँ भेजा ताकि सिचुएशन कंटेन किया जाए। प्रियंका चतुर्वेदी, पता चलता है कि 1000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए, क्योंकि हमें पता भी नहीं कि ये विद्यार्थी हैं या कौन। नहीं, ये विद्यार्थियों पर ही एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, चूंकि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा मांगने वाली लड़कियों पर लाठीचार्ज हो जाए और 1200 छात्र छात्राओं के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो जाए, क्या ये तर्क वाजिब है? नहीं, देखिए, आज सच में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का तर्क सुनकर बहुत दुख हुआ। और जब कहावत होती है ना कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, आज ये सच्ची में साबित भी हुआ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं
और उसी समय पर वहाँ की महिलाएं BHU कैंपस, मुझे ध्यान है कि BHU कैंपस में प्रधानमंत्री ने जाकर उद्घाटन किए हैं, 100 साल का सेलिब्रेशन किया है, सब कुछ किया है। पर वही प्रधानमंत्री जब वहाँ पे महिलाएं मांग कर रही थी, और वो क्या मांग कर रही थी, वो कह रही थी लाइटिंग की सुविधा होनी चाहिए, जो रोज़ छेड़खानी उनके साथ होती है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, और जो हॉस्टल के रूल्स हैं अगर उन पर लागू होते हैं तो जो मेल हॉस्टल है उन पर भी लागू होना ज़रूरी है। और वहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं आई थी, वहाँ की लड़कियाँ ही नहीं आई थी, वहाँ के जो बॉय स्टूडेंट्स हैं वो भी सब आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इतनी बार मांग करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन उनको दरकिनार कर रहा है। और अगर सुरक्षा के मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पे उनके साथ छेड़खानी या बदतमीजी हो रही है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सीधा उस पे कड़ी कार्रवाई करें, ना कि उन बच्चों पे कार्रवाई करें जो अपने अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच वंदना जी आपसे समझना चाहूंगा, ये पहली बार कोई स्थिति नहीं हो रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पहली बार नहीं हो रहा है, पूरे देश में अमूमन हम देखते हैं इस तरीके की हिंसा, इस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई दिखती है और महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो साल दर साल लगातार बढ़ता है। संभवतः कैग की रिपोर्ट थी जिसने कहा कि 2015 में उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या में 60% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, सत्ता में जब आप थे। वंदना सिंह जी, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हम महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, ना कि इस तरह के व्यवहारों के लिए जो हो रहा है आज इस देश में और होता आ रहा है इतने समय से। मनु ने कहा था जहाँ नारी की इज्जत होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, लेकिन आज तो यहाँ हैवानों का वास हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जो घटना ये घटी है जी, जो महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जो ये घटना बनारस में घटी है शनिवार की शाम को, वो इतनी शर्मनाक है। और लेकिन माफ कीजिए वंदना सिंह जी, जब आप सत्ता में थे वो आंकड़ा मैंने आपको गिनाया, सरकारी आंकड़ा है जो कहता है कि 60% से ज्यादा अपराध में इजाफा हो गया आपके सत्ता में रहते रहते, सिर्फ महिलाओं के प्रति अपराध में। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, ये तो कोई भी सरकारें रही हो सबके उसमें होती रही, इसके मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं। आज ये राजनीतिक विषय नहीं है कि किस पार्टी के रहते हुए कितनी घटनाएं घटी हैं। आज का विषय ये है कि हम महिलाओं को क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षा प्रदान करें। हमें मानसिक रूप से खोखला कर दिया गया है। अगर हम मानसिक रूप से अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं तो हम आगे क्या कर पाएंगे? बिल्कुल। सी पाल सिंह साहब, आपसे समझना चाहूँगा, आप तो पुलिस के अफसर रहे हैं, मैं NCRB के आंकड़े पढ़ रहा हूँ 2015 के, जो कहते हैं कि हर दिन तकरीबन 900 अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ इस देश में। ये वो अपराध हैं जो दर्ज हो जा रहे हैं, ये क्या वजह है सर? और पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम करता क्या है? जो इशू आपने रेस किया है इसके पहले 2 फेसेट में करिए। पहली बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपने रेस किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आप ये पॉइंट रखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शुरू कहाँ से हुआ। थर्सडे को एक लड़की को छेड़खानी की गई हॉस्टल के करीब, और उस बाद 2 बाइक वाले थे बाहर। जब उसने शिकायत करने की कोशिश की, वहाँ पे टैक्की टर्न बिल्कुल बुत बनकर जो गार्ड थे वो खड़े रहे, और सीनियर उसमें कुछ आदमी थे वो भी खड़े रहे। उसको वाइकेरियस प्लेयर ले रहे थे कि उसको मोडेस्टी वायलेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं। जब ये लड़की अपने ट्रांसफर करके सर के बाल कटवा के उनके साथ प्रोटेस्ट करने अपने छात्रों के साथ जाती है दूसरों के साथ, और वो गेट पे जाके जब खड़े होते हैं तो वाइस चांसलर साहब उनको मिलने नहीं आते गेट के ऊपर। उनका बयान यह है वाइस चांसलर साहब का कि इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द डिग्निटी ऑफ द वाइस चांसलर। सिंह साहब, मेरा जो सवाल है आपसे, मैं आपको एक मिनट, मेरा सवाल ये कि अगर एक दिन में 900 अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम क्या करता है? नहीं, मैं उस थर्ड पॉइंट पे आ गया ना। इसके बाद ये फर्स्ट है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। अब पुलिस की बात हुई तो पुलिस की इनसेंसिटिविटी, वहाँ पे हद दर्जे की इनसेंसिटिविटी। लाठीचार्ज होने के बाद एक लड़की बाहर रह जाती है हॉस्टल पे, उसको खींचा जाता है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम वीडियो, उसको खींचा जाता है, उसको केन किया जाता है, मोस्ट इनसेंसिटिव। तो कहने का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टेक ऑफ पॉइंट आप देखिए तो मैं समझता हूँ कि वाकई औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा इस किस्म की बातें हो रही हैं, और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? प्रोफेसर सुषमा यादव, हर घंटे 37 अपराध महिलाओं के प्रति उस देश में, जैसा अभी वंदना जी कह रही थी कि नारी पूजी जाती है, क्या यही हमारा समाज है? नहीं, ये समाज का प्रतिबिंब नहीं है।
और जो आजकल अपराधों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है उससे मैं महिलाओं का साहस भी मानती हूँ, क्योंकि उससे पहले अपराध शायद इससे ज़्यादा होते रहे हों, लेकिन वो कोर्ट कचहरी तक या पुलिस स्टेशन तक पहुँचने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। हमने ये साहस उनमें भर दिया है कम से कम कि अब वो चुप नहीं बैठती हैं, और यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसका विरोध और प्रतिरोध करती हैं। और यही साहस और एक संक्रमणशील समाज जो भारत में इस समय है, ये मैं इन घटनाओं में भी देख रही हूँ। ये मानती हूँ कि पुलिस प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को, दोनों को ही इस मामले में अधिक संवेदनशील होना चाहिए। रेखा अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहूँगा, आपके पास इस तरीके के तमाम मामले आते हैं, आप अधिवक्ता हैं, कहाँ कहाँ आपको कमी नज़र आती है? ये वो मामले हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जो दर्ज हुए हैं हर दिन 900। देखिए, इसमें भी मैं दो बात कहना चाहूँगी कि एक तो पहली बात तो बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। जो महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह के गलत काम होते हैं, कुछ समाज की वजह से, कुछ उनकी जो घर की जो अपब्रिंगिंग होती है जहाँ पे लड़कियों को दबाया जाता है, वो बोला जाता है कि आप अपने साथ कोई गलत काम हो तो उसको बताओ ही मत, उसमें आप खुद एक अपने आप को एक विक्टिम की तरह पोर्ट्रे कर रहे हो, तो उसके ऊपर लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। शाइना एनसी जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, अगर साल 2015 में भी महिलाओं के खिलाफ 3 लाख से ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और ये वो हैं जो दर्ज हो रहे हैं, आपको भी लगता है देश में स्थितियां बेहतर नहीं हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, महिला की सुरक्षा के लिहाज से? शाइना एनसी जी, हाल ही में मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में 6 महीने में एक बलात्कारी को सजाए मौत दी गई। मैं मानती हूँ कि ये एक शुरुआत ज़रूर है, लेकिन आते हुए दिन में जिस रफ्तार से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो या फिर जो लेजिस्लेशन की आवश्यकता है वो एक तरफा है, लेकिन समाज में भी जो लोग आज आक्रोश के साथ आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि हम हमारे बच्चे को और ख़ास तौर से पुरुष को क्या सिखा रहे हैं घर पे, क्या हम सिखा रहे हैं? उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन शायद कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। महिला कहाँ है? ये यकीनन सवाल है कि जो आप कह रही हैं ज़मीनी स्तर पर क्या वास्तव में वो सब हो पाता है या नहीं, लेकिन जब लौटेंगे तो इन्हीं तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, अगर हमें और आपको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इसके पीछे की और वजह क्या है। तो हमारे देश में सुरक्षा को लेकर अक्सर क्यों सवाल उठते रहते हैं, क्यों हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस खास पेशकश में सीधे चलते हैं प्रियंका चतुर्वेदी के पास। चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा बहुत ईमानदारी से, क्या आपको लगता है कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पुलिस व्यवस्था को लेकर जो काम ईमानदारी से होने चाहिए थे वो अब तक हो पाए हैं क्या, कभी सरकार कोई भी रही हो? नहीं, देखिए ऐसा है, 2014 में ये नरेंद्र मोदी जी का पूरा चुनावी एक वादा था महिलाओं के लिए, जहाँ पे उन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। पर मैं अपने आंकड़े नहीं दे रही हूँ, ये एनसीआरबी का डेटा बता रही हूँ। जो 4 सबसे राज्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स रिपोर्ट होती हैं। अखिलेश सरकार को जनता ने इसीलिए नकारा कि लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े हुए थे, लेकिन 19 मार्च को मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं और 9 मई तक का आंकड़ा आता है जिसमें बताया जाता है कि 800 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके हैं, हर दिन 15 अकेले उत्तर प्रदेश में। ये गंभीरता को दर्शाता है राज्य सरकारों की भी, जिसमें वादे किए गए थे सुरक्षित समाज देने का, लेकिन यहाँ पर जो जनता है वो क्या कुछ सवाल करती है, ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा को लेकर उनके मन में किस तरीके के सवाल हैं? जी, मेरा सवाल है कि ये जो देश में आजकल बलात्कार के केसेस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम इनको रोक सकते हैं तो किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं? सर, मेरा सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा यदि हम खुद अपनी यानी कि भाई सबको यानी कि माँ बहन समझ के देखें तो अपने आप सुरक्षा अपने आप ही हमारी बढ़ने लग जाएगी। बिल्कुल सर, आपने आंकड़े की बात करी कि एक दिन में जो है 900 जो है रिपोर्ट दाखिल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो मैं अपनी आंखों के आगे देख के आया हूँ कि एक लड़की को उठा लिया जाता है और पुलिस के पास उसके माँ बाप शिकायत करने जाते हैं तो सुबह से शाम तक उसे बिठाया जाता है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। ये पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि स्कूलों या विश्वविद्यालयों में हमें शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा में बताया जाता था कि नारी को पूजना चाहिए, वहीं पर शिक्षा आज हमारे ये बताती है कि जैसा कि नारी खुद असुरक्षित महसूस कर रही है उस विश्वविद्यालय में, तो क्या शिक्षा संस्थानों का यही महत्व रह गया है? सर, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है, वो फिर जाती है कंप्लेंट करने, तो पुलिस एफआईआर करने से क्यों कतराती? मेरा सजेशन ये रहेगा कि चाहे कोई भी सरकार हो या सांप्रदायिक दल या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा अपना पल्ला क्यों झाड़ लेती है, उससे सचेत और सजग रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल सीपाल सिंह साहब आपसे है, और वो ये कि आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जब भी कोई पीड़ित जाता है थाने में एफआईआर दर्ज कराने, तो उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? तो उसका बुनियादी हक है साहब। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया और बिल्कुल सही और ठीक बात है। जो इस वक्त पोजीशन है वो यही है,
लेकिन आप देखिए, जैसे मैं अर्ज करता हूँ, जस्टिस वर्मा कमीशन के बाद जब निर्भया केस हुआ तो जस्टिस वर्मा कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। जस्टिस वर्मा कमीशन ने FIR के लिए खास तौर पर रिकमेंडेशन थी कि अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। तो क्या हम और आप एक सुरक्षित समाज में जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे हैं तो फिर पुलिस सिस्टम का मतलब क्या है, और अगर ये हालात इतने बदतर हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आज इंडिया बोले में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, लेकिन पुलिस सिस्टम कितना दुरुस्त है इसके बारे में चर्चा कम ही होती है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में पुलिस बल की तादाद 12,62,940 है। आबादी से इसकी तुलना करें तो देश में 729 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 450 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। पुलिस फोर्स पर कितना दबाव है, इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो पुलिस बलों की तादाद कम है, ऊपर से देश का VVIP कल्चर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देश में 729 लोगों पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती है, वहीं एक VVIP की सुरक्षा में औसत 3 पुलिसकर्मी तैनात हैं। देश में 19,26,000 पुलिस अफसर हैं। इनमें से 56,944 पुलिस अफसर 20,828 VIP की सुरक्षा में तैनात हैं। VVIP कल्चर खत्म करने और पुलिस सुधार पर देश में सालों से बहस चल रही है, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सीधे चलेंगे शाइना एनसी के पास। शाइना एनसी, दरअसल में जो स्थिति अभी बनी हुई है उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, और एक वजह यह भी है कि पुलिस के 20 से 25% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं इस देश में। सैंक्शन पोस्ट लगभग 22 लाख के आसपास हैं। जो मौजूदा सिपाही और पुलिस अफसर हैं वो बामुश्किल 17 से 18 लाख के आसपास हैं। सवाल ये कि इन भर्तियों को करेगा कौन, और क्या वास्तव में सरकारें गंभीर हैं कि वो उस सैंक्शन पोस्ट पर आगे अपनी मोहर लगा सके? देखिए, सैंक्शन पोस्ट एक मुद्दा है जहां हम जानते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं वहां हमने प्रयास ये भी किया कि 33% के निमित्त 33% महिला कांस्टेबल्स भी उनको ये पोस्ट मिले। लेकिन हकीकत ये है, और मैं ये आपको मुंबई की दृष्टि से कहना चाहती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस को जो VVIP ड्यूटी दिया जाता वजूद, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगी कि ये पूरा कल्चर के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्राइवेट पर्सनल हो या जो जिससे VVIP ड्यूटी पे हो वो भी आम जनता के लिए लेकिन शाइना एनसी जो आंकड़े हैं वो दरअसल में दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री ये जो 5 लाख पद खाली हैं, शाइना एनसी, ये जो 5 लाख पद पुलिस के खाली हैं, सच बोल रही हूँ क्योंकि जो मुझे झूठ बोलना था तो मुझे पता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1.5 लाख पद खाली हैं। और मैं आप 3 साल से सत्ता में हैं केंद्र में, पुलिस की भर्ती क्यों नहीं हो पाती? बुनियादी सवाल तो ये भी है। और ये तब स्थिति है जब अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं कि 450 लोगों पर एक सिपाही होगा। हमारे देश में 430 लोगों पर एक सिपाही है। वंदना सिंह, ये सीधा सवाल तो आपसे जुड़ा है। 5 साल आप सत्ता में रहे, अब आप जो स्थितियां दिख रही हैं उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं भरा आपने इनको? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर इसको हम राजनीति उससे परे देखें तो कहीं ना कहीं सारी जितनी भी सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति पे सवाल उठता है। प्रियंका चतुर्वेदी, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। हमारे देश में 188 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पर कोई वाहन नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है। 402 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पर कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं है। 134 पुलिस थाने ऐसे चल रहे हैं स्टेशन जहां पे वायरलेस सेट तक नहीं है। सवाल ये कि रातों रात तो नहीं हुई है स्थिति, सालों से इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? प्रियंका चतुर्वेदी। जैसे कि अब मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रही थी समाजवादी पार्टी की, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से दरकिनार कर हम दूसरों पे जिम्मेदारी मलें। हमारी सबकी जिम्मेदारियां रही हैं, और जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है और महिला सुरक्षा की बात है, मैं कहूँगी हर पॉलिटिकल पार्टी को उससे उभर कर बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं। पर ये कहना कि अगर कमियां सामने दिख रही हैं
और आपने उन सारी कमियों को ही अपना पूरा एजेंडा बनाया हो चुनाव जीतने के लिए। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए या आप 2014 का नरेंद्र मोदी जी का चुनाव देख लीजिए, तो सवाल आप पे उठ खड़े होंगे कि जिम्मेदारी हर चीफ मिनिस्टर की बननी चाहिए। आप हरियाणा आज देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए। सीधा सवाल प्रियंका चतुर्वेदी का आपसे है कि जो वादे आपने किए थे, दरअसल में उन वादों को आप भूल चुके हैं। शाइना एनसी, सुरक्षा के मोर्चे पर खासकर देखिए, वादे होते हैं निभाने के लिए, लेकिन ये कोई जादू नहीं है कि आप तुरंत आ गए सरकार में और आपने 1,50,000 पुलिस पर्सनल को जगह पे बिठा दिया है। आपने जो एक सिस्टम घोषित किया, जहां आप परिवारवाद नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जहां आप मानसिकता के साथ साथ स्वास्थ्य के एलिमेंट्स पे भी फोकस करना चाहते हैं, तो ये जरूर नियुक्त होंगे। 3 साल हो चुके हैं शायद, आज बोले और कल हुआ। 3 साल 5 साल जो समाजवादी पार्टी वहां मौजूद थे, उन्होंने, 1 मिनट, आप केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको आंकड़े दिखाती हूँ वो मेरे कहने पे नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने कहा है कि जो कन्विक्शन रेट्स बढ़े हैं, आप महाराष्ट्र जैसे प्रदेश देखिए, यहाँ 19% बढ़े हैं। आप कहीं ना कहीं एक प्रदेश, लेकिन अगर 21% भी कन्विक्शन रेट है तो वो अच्छी स्थिति है क्या? क्योंकि 6 महीने में जो एक बलात्कारी को सजाए मौत मिलता है, केसेस कितने बढ़े हैं वो भी तो इनसे अगर कन्विक्शन रेट भी 21% के आसपास है, तो क्या ये स्थिति बेहतर है इस देश की न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप जो आंकड़े बता रहे हैं, ये कुछ ये शो नहीं करते हैं। दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ वुमेन। मतलब जो अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, आंकड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी तो ये है कि अभी भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हैं, चाहे वो बड़े शहरों के अंदर हो, चाहे वो गाँव के अंदर हो। और जिस तरह के मुकदमे और जिस तरह की प्रॉब्लम्स लेके महिलाएं मेरे पास आती हैं, और एक वकील होने के नाते जब मैं उनके साथ इंटरेक्शन करती हूँ, तब रियलाइज करती हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो अभी भी इतनी बुरी है कि एक वो एफआईआर नहीं करवा सकती हैं। जिन केसेस के अंदर कन्विक्शन रेट की जब आप बात कर रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, जिनको मीडिया इतना ज्यादा पिकअप करती है। एक अच्छी बात है, मैं दाद देती हूँ मीडिया की, उन केसेस को पिकअप किया जाता है, तो इसलिए उनका जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर फैसला भी हो जाता है। पर इतने सारे ज्यादा केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, और जो रिपोर्ट हो पाते हैं तो उनका कोई फैसला नहीं हो पाता है। कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को भी समझने की कोशिश करूंगा, और यहाँ कुछ और सवाल भी हैं। मसलन ये दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में कुल जितने लाइसेंसी हथियार हैं उसका 30% केवल एक राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर अकेले आगरा जिले में जितने लाइसेंसी हथियार हैं उतने पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उतने पूरे दिल्ली राज्य में नहीं है। तो ये दरअसल में सिस्टम के ऊपर सवाल भी खड़ा करता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल है कि सरकार के लोग सरकार का समर्थन क्यों करते हैं हमेशा? सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं बता रहे? इतनी ईमानदारी अगर आ जाए तो बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि देश में पढ़े लिखे बेरोजगार तो बहुत ज़्यादा हैं, और जब भी बात चलती है तो पुलिस में वैकेंसी खाली पड़ी है, जुडिशरी में खाली पड़ी है, इनकम टैक्स में खाली, ये भरते क्यों नहीं? बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाए। मेरा सवाल ये है कि अगर विश्वविद्यालय के छात्र वीसी से मिलना चाहते थे तो आखिर वीसी उनसे आके मिल क्यों नहीं लिए? अगर छात्र क्या कहते हैं अपने वीसी से नहीं मिलेगा, अध्यापक से नहीं मिलेगा, तो वो यूनिवर्सिटी में क्या करेगा? बिल्कुल सर, आज के समय में ऐसा क्यों होता है कि घटना होने के बाद ही बड़े बड़े विचार विमर्श होते हैं? उससे पहले ही हम सचेत क्यों नहीं हो जाते हैं? गेट पर युवतियाँ या लड़कियाँ प्रदर्शन कर रही थी तो वहाँ महिला पुलिस बल क्यों नहीं भेजा गया? बिल्कुल। सिंह साहब, एक सवाल तो पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जो बात अभी मैम ने कही कि महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं, मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि हमारे देश में कुल जितने पुलिसकर्मी हैं उसमें महिला पुलिसकर्मियों की हिस्सेदारी केवल 7% है। अभी 33% हिस्सेदारी की बात हो रही थी। इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, वजह है कि सबसे पहले कि महिला का एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड ये बना दिया गया है कि वहाँ पे बहुत सख्ती है, वहाँ पे ड्यूटी हो नहीं सकती। फिर ये कह दिया जाता है कि वहाँ तो 24 घंटे ड्यूटी होगी, अब घर का देखेंगे कि बाहर का देखेंगे। फिर उसके बाद ये है कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट के अंदर मेल डोमिनेंस मेंटल एटीट्यूड होता है। फिर उसके बाद जो इनकी परसेंटेज दी गई है, स्टेट्स पे परसेंटेज दे दी गई है, कितनी परसेंटेज सिर्फ महिला की होगी। आज के हालात ये हैं, आज के रेशो ये कहती है कि जहाँ तक महिला पुलिस है, ये करीबन हायर रैंक्स और लोअर रैंक्स को छोड़कर
हायर रैंक और मिडिल रैंक और लोअर रैंक में सिर्फ 4 से 5% है, केवल 5%। हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब हमेशा जब शुरू होता है, जैसे एक इन्होंने कहा स्पीकर ने बीच में स्पेक्टेटर से, जब होता है वावेला शुरू कर देते हम, ये हो गया, लेकिन उसके बाद खत्म, बात को लेते नहीं। आप देखिए सेंसिटिविटी 50 साल से मैं पुलिस में हूँ, सेंसिटिविटी पुलिस को आज तक सेंसिटिविटी नहीं आ सकी। फिर आपने कह दिया कि नहीं पुलिस की नफरी ठीक करेंगे, नफरी आज तक ठीक नहीं हो सकी। फिर ये कहा गया कि हर जगह पे पुलिस स्टेशन में पेट्रोलिंग जो है विमेन पेट्रोलिंग होनी चाहिए, विमेन पेट्रोल होनी चाहिए। फिर उसमें कहा कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला बैठनी चाहिए। फिर ये कहा कि अगर उसके ऊपर कोई भी एक्शन हो तो उसको सस्पेंड किया जाए। दुनिया भर की कहानियां, जब निर्भया केस हुआ सारा एक्ट को बदल दिया गया, एक्टों को बदल के ये होगा सेक्सुअल एक्ट, लेकर हुआ क्या, किला वहीं का वहीं। ठीक है, उसके बाद पुलिस के ऊपर देखिए, पुलिस के ऊपर जोर देखिए, उनकी सेंसिटिविटी के साथ साथ उनके ऊपर इतना दबाव है। घटना के बाद प्रतीकात्मक सिर्फ होता है, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि हाँ सत्ता प्रतिष्ठान बहुत गंभीर है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि प्रतीकात्मक होते हैं, वो उस समय आवश्यक भी होते हैं। यदि उस समय ऐसे कदम ना लिए जाएं तो शायद स्थिति को संभालना कठिन हो। मीडिया जो करता है वो एक बार उसकी तरफ सारे समाज का ध्यान आकर्षित करता है, सोचने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, सत्ता का ध्यान आकर्षित करता है, और वो उनकी भूमिका भी है। पॉल साहब जो कह रहे थे, मैं समझती हूँ कि पुलिस की कुछ और बातें अंदरूनी वो बता पाते हमें, तो उससे पता चलता क्या कमज़ोरी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो महिला पुलिस भी हमने लगाई है वो इतनी छोटी संख्या में है, और यदि आप उनका व्यवहार कभी ध्यान से देखें एक समाजशास्त्री की दृष्टि से, तो वो उस मेल बैशन में घुसी हैं जहाँ उनका व्यवहार लगभग वैसा ही हो गया है जैसे वहाँ पुलिस जो पुलिसकर्मी होते, मेल पुलिसकर्मी होते हैं। तो हमारे समाज में सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है और क्या हमारे नीति निर्माता सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर हैं, ये तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया बोले में सीधे चलेंगे प्रियंका चतुर्वेदी के पास। नहीं, देखिए यही तो दुख है कि जहाँ पे हम अपनी खुद की न्याय व्यवस्था पे जिम्मेदारी छोड़ दें या ये सोचें कि वो लोग विफल हुए हैं, वही हमारी सबसे बड़ी विफलता है, देश की विफलता है, सरकारों की विफलता है। और मैं यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहूंगी कि क्या हमारा समाज ऐसी ही चीजों को देख रहा है जिसकी वजह से वो उसी को अपना रहा है। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं जो कहते हैं कि हमारे देश में अभी भी 20,000 तकरीबन ऐसे माननीय हैं जिनको वीवीआईपी सुरक्षा मिल रही है। मैं दो चीज़ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं प्रियंका जी के साथ सहमत हूँ। ये कंटेंट जो टेलीविज़न पे देखने मिलता है, जहाँ महिला कोई आइटम है, कोई मुन्नी बदाम हुई, कोई शीला की जवानी, इस दृष्टि से एक महिला को पेश न किया जाए और समझदार समाज में ये दिखाएं कि कितने सक्षम महिला हैं जो अच्छे अच्छे पद पे पहुँचे हैं अपने बलबूते और अपने क्षमता में, तो मुझे लगता है प्रेरणा का सूत्र बन सकता है। और एक अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है समाज में कि रेखा अग्रवाल टीवी पर दिखने वाला प्रयास करती आ रही है, और मैं मानती हूँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। रेखा अग्रवाल, टीवी पर दिखने वाला कंटेंट एक वजह तो हो सकता है, लेकिन सारी वजह वो नहीं हो सकता। अगर वही सारी वजह होता तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ये नारा देने की जरूरत नहीं थी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सिर्फ कंटेंट ही बदलना होता और स्थितियां सुधर जाती। आपके हिसाब से समाधान क्या है? समाधान यह है कि पहले तो जो टेलीविजन है बहुत इंपॉर्टेंट उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो कानून का जो खौफ है, अभी किसी ने अभी कानून के खौफ के बारे में बात किया था कि अभी चर्चा तो बहुत हो गई निर्भया केस के बाद में कि भाई कानून के अंदर अमेंडमेंट आ गया, एफआईआर होनी चाहिए, स्टॉकिंग है, वायरिज्म है, पीछा करना, घूर घूर के देखना, इस तरह के जो चीजें हैं ये भी अपराध की श्रेणी के अंदर आती है। वंदना सिंह जी, आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान क्या? अपने ऑडियंस को एक घटना बताना चाहूँगी जो 1950 के दरमियान हुई थी। उस वक्त हमारे थल सेना के अध्यक्ष थे जनरल थिमैया। चंडीगढ़ में ये घटना हुई थी। एक कैप्टन अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गए थे। उस सिनेमा में उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ हुआ टॉयलेट के अंदर, और वो छेड़छाड़ करने वाले तब के मुख्यमंत्री कायरो के पुत्र श्री सुरिंदर सिंह थे। कैप्टन से आके उनकी पत्नी ने उनको बताया ऐसा उनके साथ हुआ। उन्होंने अपनी बटालियन को फ़ोन किया, अपने सीओ को। सीओ ने अपनी पूरी बटालियन वहाँ से भेज के पूरे सिनेमा घर का घेराव करा दिया, और कायरो के बेटे सुरिंदर सिंह को वहाँ से बाहर घसीट के निकाला गया। उनके कपड़े उतार के उनको सिर्फ अंडरवियर में, उसमें जोंगा में बांध के उनको पब्लिक के सामने परेड कराया गया। जब ये सवाल पार्लियामेंट में पूछा गया जनरल थिमैया से, उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया, इफ़ आई कैन नॉट प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ माई लेडीज़, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ माई कंट्री। अगर मैं अपनी औरतों को सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ तो मैं इस देश को सुरक्षा कैसे दूंगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारे प्रशासन में कहीं ना कहीं इनकी इच्छा शक्ति की कमी है।
तो जवाबदेही सबको तय करनी होगी, सिर्फ सरकारों के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।